तो चलिए भाई साहब शुरू करते हैं हम लोग आयुर्वेदा को सीखना देसी भाषा में। आज हम लोग सीखेंगे संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण सीखने के पहले हम कुछ आपको डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। भाई साहब क्या डिस्क्लेमर देना चाहते हैं? हम डिस्क्लेमर ये देना चाहते हैं कि ये वीडियो जो है, इस लेक्चर को कौन व्यक्ति को देखना चाहिए और किस व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए। पहला उस व्यक्ति को देखना चाहिए, या फिर बोलो तो उस स्टूडेंट को देखना चाहिए जो इसको नाम को कभी सुने ही नहीं, या बोलो तो कभी बुक पलट के देखे ही नहीं, तो उसको इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना चाहिए। दूसरा भाई साहब, दूसरा उस व्यक्ति को देखना चाहिए जो किताब तो पलटे है लेकिन समझ में कुछ आया नहीं कि भाई साहब क्या लिख दिया, संज्ञा प्रकरण है क्या, संयोग संज्ञा क्या है ना, तो संहिता संज्ञा क्या है, ये सब चीज समझ ही ना आया उसको, तो उसके लिए ये लेक्चर है। तीसरा भाई साहब उनके लिए है जो आप चाहते हैं कि एग्जाम में जस्ट आप पास हो जाए, है ना, आप पास होना चाहते हैं, आप एग्जाम बहुत पास आ गया, आप डिटेल तरीके से पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भी है। अगर बाई चांस मान लीजिए आपका एग्जाम है तो आप इसको लेक्चर को देख सकते हैं और देख के आप एग्जाम में बहुत अच्छा से पास हो जाएंगे। अब बोलोगे भाई साहब का हम चाहते हैं 90% लाना, तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि लेक्चर तो को देखिए, और लेक्चर देखने के बाद जरूर से जरूर आप बुक जरूर पढ़िए। अगर बुक पढ़ते हैं और लेक्चर देखने के बाद अगर बुक पढ़ते हैं तो आपका नंबर जो है आराम से 90% आ जाएगा। मेन जो है इसके बाद पांचों जो हम डिस्क्लेमर देना चाहते हैं साहब कि इस लेक्चर को बहुत अच्छा से एंजॉय करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बहुत अच्छा से टाइम बचते हुए सारा चीज समझ में आ जाए, तो आप इसका स्पीड जो है 1.5x रखिएगा। फिर से सुनेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी पॉइंट बताया ना भाई साहब, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है क्या है भाई साहब कि 1.5x में इसको वीडियो को रखिएगा, आपको बहुत स्मूथली आपको टाइम भी बचेगा और साथ ही साथ चीजें भी समझ में आएगा। खैर ये सब बकवास बंद करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण है क्या भाई साहब? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ चुके थे हिंदी में क्या पढ़ते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। तो क्या यही पढ़ना है क्या? जब यही बात है तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि हम भी जब फर्स्ट ईयर में गए थे तो हम यही सोचे थे कि भाई संज्ञा में तो बहुत अच्छा चैप्टर है, जब आएगा पढ़ाई होगा तो मजा आएगा, क्योंकि हमको बहुत पहले से पढ़ा हुआ है ना। तो जब लेकिन मास्टर जैसे स्टार्ट किया साहब, ऐसा सा नाम बोला तो नाम तो कभी लाइफ में सुने ही नहीं। हमको सबसे भारी चैप्टर अगर लगता था तो संज्ञा ही लगता था, लेकिन जब ये लेक्चर कंप्लीट होगा साहब तो आपको समझ में आएगा कि सबसे आसान चैप्टर ही था, बस समझने का फेर था, है ना। तो इस सब चीज को ज्यादा लोड मत लीजिएगा, आराम से समझिएगा और आराम से आपको समझ में आएगा कि संज्ञा है क्या। तो देखिए फर्स्ट पेज में लिखा है कि संज्ञा का परिचय देंगे। संज्ञा का परिचय देने के लिए आप एक वर्ड समझो कि संज्ञा का काम क्या है। संज्ञा का बस काम है, एक तरफ बोलो तो एक तरह का ये प्रोसेस है। संज्ञा जो है भाई साहब एक प्रोसेस है। बोलो भाई किस तरह का प्रोसेस है? ये प्रोसेस है किसी चीज का नाम देना। जैसे सुनेगा, किसी भी चीज का नाम देना है ना, उसी को बोलते हैं संज्ञा। जैसे मेरा नाम रोहित है ना, तो मान लीजिए अगर नाम नहीं होता तो बहुत दिक्कत होता है आपको समझाने में या फिर बोलने में। जैसे मान लीजिए कि हम 3 बच्चा है ना, 3 लोग हैं एक साथ खड़े हैं और आप मुड़ी जैसे किए हुए हैं, है ना, और आप पीछे हैं और आप चाहते हैं कि हमको बुलाना चाहते हैं। फिर से सुनेगा, आप हमको बुलाना चाहते हैं कि रोहित मास्टर, या फिर रोहित बोलना चाहते हैं कि रोहित इधर आओ, है ना। तो जब ऐसा बोलना चाहते हैं तो आप नाम रखोगे तब ना, तो फिर कैसे बुला पाओगे? तो बुलाने के लिए या फिर बोलो तो पढ़ने के लिए स्टडी कर रहे हो आप, है ना, तो स्टडी कर रहे हो तो हम मान लो हार्ट के बारे में स्टडी किए, है ना, और हार्ट के बारे में स्टडी करके हम बता रहे हैं कि ये जो ऐसे होता है, तो अल्टीमेट जो है हम क्या कर रहे हैं कि भाई सब इसके बारे में बताएंगे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। और इस ऐसा नामकरण हो जाए तो पूरा दुनिया माने। जैसे हर्ट से मतलब हम भी समझते हैं कि हर्ट क्या होता है, अमेरिका वाला भी समझता है कि हर्ट क्या होता है, यहाँ तक पाकिस्तान वाला भी समझता है कि हर्ट क्या होता है। तो हर व्यक्ति उस नाम से हर कुछ जानता है। तो सिंपल सा कहानी में नहीं बजिए, सिंपल सा समझिए भाई साहब कि संज्ञा जो है एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से हम किसी भी चीज का नाम देते हैं। वो नाम व्यक्ति का हो सकता है साहब, वो नाम स्थान का हो सकता है साहब, यहाँ तक कि वो नाम इमोशन का भी हो सकता है। इमोशन मतलब भाई सब जानते ही है फीलिंग, तो उसका भी नाम जो करने का तरीका है वो उसको बोलते हैं संज्ञा। देखिए ये चीज लिखा है कि वह शब्द, भाई साहब बोल रहा है कि वह शब्द जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव की पहचान हो उसी को बोलते हैं संज्ञा। बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। लाइक नेम टैग, फिर से सुनेगा, नाम का टैग देना ही संज्ञा है। अब आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा कि संज्ञा क्या है ना। इसी चीज को व्युत्पत्ति बोल रहा है कि संज्ञा की व्युत्पत्ति कैसे हुआ। जैसे कि हम लोग पढ़े थे जब वाद की व्युत्पत्ति पढ़े थे कि वाद शब्द बना कैसे, वाद शब्द का जब बना उसका मतलब क्या है। उसी तरह से पित्त का पढ़े थे कि पित्त शब्द बना कैसे, तो कब के बारे में पढ़े थे कि कब शब्द बना कैसे। तो वैसे भी हम अब व्याकरण पढ़ रहे हैं साहब, अब व्याकरण की व्युत्पत्ति नहीं पढ़े तो बहुत बेकार हो जाएगा, है ना। फर्स्ट लेक्चर हम व्याकरण की व्युत्पत्ति देखे थे, अब फिर संस्कृत का भी व्युत्पत्ति देखे थे। तो इसी तरह से संज्ञा की व्युत्पत्ति देखते हैं कि संज्ञा की व्युत्पत्ति हुआ कैसे है, मतलब संज्ञा जो है वर्ड कैसे बना। तो बोल रहा है भाई साहब संज्ञायते नयना इति संज्ञा, मतलब भाई जिसके द्वारा किसी पदार्थ की सही जानकारी मिले।
किसी भी पदार्थ के सही जानकारी मिले। भाई सर जानकारी कैसे मिलेगा सही? जब उसका नाम पता होगा कि भाई ये रोहित है, मोहित है, ये कुछ और है ना, रोहित है, रोहित मोहित सोहित है, इस तरह से आप नामकरण कर दिए। अभी भाई सब बोल रहा है कि संज्ञा सूत्र, देखिएगा संज्ञा तो समझ में आ गया होगा, संज्ञा तो समझ में आ गया होगा। साहब का संज्ञा क्या है? कि नामकरण है, किसी भी चीज का नोमेनक्लेचर करना, दैट इज कॉल्ड संज्ञा। अब आता है संज्ञा सूत्र क्या है? तो संज्ञा सूत्र उसको बोलते हैं साहब कि टर्मिनोलॉजी किसी का देना। फिर से सुनेगा, जैसे कि हम एग्जांपल को तरफ समझिए कि हम बोलते हैं उपसर्ग। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में उपसर्ग पढ़े थे। तो उपसर्ग क्या है? एक तरह का टर्मिनोलॉजी है संस्कृत का। और उपसर्ग से क्या समझते हैं कि भाई सब ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग के उसका मतलब चेंज कर दे, उसको बोलते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग हम एक वर्ड बोले और उपसर्ग एक वर्ड से हम बहुत सारी चीज मतलब समझ गए, है ना। पूरा लाइन हमको नहीं बोलना पड़ा है। हमको क्या नहीं बोलना पड़ा कि किसी भी शब्दांश के आगे लग के, किसी भी शब्द के आगे लग के कोई शब्दांश उस मतलब का चेंज कर दे, दैट इज कॉल्ड उपसर्ग। तो इतना लाइन ना बोल के सीधा बोलते उपसर्ग। तो उपसर्ग से आपको समझ में आ गया। तो ये है टर्मिनोलॉजी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप मारो गोली संस्कृत को नहीं समझते होगे, आप साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, खास करके बायोलॉजी के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, तो आप समझो कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी मतलब क्या समझते हो? स्टडी ऑफ हार्ट, दैट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी क्या है? टर्मिनोलॉजी है। तो अल्टीमेट जो है संस्कृत में जो टर्मिनोलॉजी देता है ना, उसी को बोलते हैं भाई साहब क्या? संज्ञा सूत्र। तो देखिए लिखा है व्याकरण के नियमों को समझाने वाला टेक्निकल टर्म या सूत्र को क्या बोलते हैं? संज्ञा सूत्र बोलते हैं। बहुत अच्छा सा समझ में आ गया होगा। हम लोग दो वर्ड समझे। संज्ञा क्या है भाई साहब? कि नामकरण है, मतलब नोमेनक्लेचर करना है। और संज्ञा सूत्र क्या है? कि टेक्निकल नाम देना, टेक्निकल टर्म यूज करना। जो टेक्निकल टर्म यूज करेगा उसी को बोल देंगे हम लोग संज्ञा सूत्र। हम लोग बहुत सारा सूत्र पढ़ने वाला है, ये भी पढ़े थे कि पाणिनि जी जो है टोटल जो है 4000 सूत्र दिए थे, लगभग जो है 4000 सूत्र दिए थे। तो 4000 सूत्र क्या है? वो एक तरह का टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए समझिए भाई साहब, इतना ज्यादा लोड मत लीजिए, है ना। ये संस्कृत है, अपने आप में लैंग्वेज बहुत अच्छा वाला लैंग्वेज है जो किसी को समझ में नहीं आता है। इसीलिए बार बार एक ही चीज को 2 से 3 बार बोल रहे हैं, ताकि आप अगर सुनते भी हो तो आपके दिमाग में एकदम सीधा फिट हो जाए और फिर जो है आपको याद नहीं करना पड़े, अल्टीमेट आपको याद हो जाए। इसलिए इस चीज को 2-3 बार बोल रहे हैं हम। खैर ये सब चीज समझ में आया। देखिए एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई साहब क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है इसका, संज्ञा क्या, संज्ञा का नाम क्यों पढ़े भाई? बात तो आता है कि भाई संज्ञा क्यों पढ़े। तो आप जैसे मान लो कि आप डॉक्टर बनने वाले हो, ठीक है। अब डॉक्टर आधा बन गए हो गए और आधा डॉक्टर बनना बाकी है। तो मान लीजिए कि आप डॉक्टर बनने वाले हो, तो आप जो है आप पढ़ोगे कि फीवर मतलब क्या होता है? ज्वर। तो हम बोल दिए कि ज्वर हुआ है, मतलब फीवर हुआ। तो आप इसे क्या समझ में कि ज्वर है चाहे फीवर है, एक तरह का क्या है? संज्ञा है, मतलब कि एक तरह का नाम है। और उस नाम से आप बस समझ लिए कि भाई एक इंसान है जिसको अगर फीवर है तो अल्टीमेट उसका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि संज्ञा का कैसे जो है एप्लीकेशन होगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि सहयोग संज्ञा। पहले देखेंगे कि संज्ञा में बहुत सारा संज्ञा होता है, जिसमें से हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे सहयोग संज्ञा क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई साहब कि सहयोग संज्ञा क्या है। ठीक है, तो उसके पहले देखिए सूत्र है। सूत्र है भाई साहब, मतलब देखे कि हर चीज का सूत्र होता है, जिस सूत्र से हम लोग समझते हैं कि क्या बात बोल रहा है। बोल रहा है हलो अंतरा सहयोगा, मतलब बोलिएगा सुनिएगा क्या बोल रहा है, हलो अनंतरा सहयोगा। अब इसका मतलब क्या भाई साहब कि क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जब 2 या अधिक हल वर्णों के बीच कोई अच ना हो। अब देखिए भाई साहब इतना सारा टर्मिनोलॉजी हो गया है ना। एक एक टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छा से डिकोड करते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है हल, हल क्या है भाई साहब? प्रत्याहार है। यहाँ पर अच, अच क्या है भाई साहब? प्रत्याहार है, जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से लिए थे। चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छा से बताए थे कि हल एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार बनता कैसे बहुत अच्छा से समझाए थे। अभी के लिए समझिए कि हल प्रत्याहार में सारे के सारे व्यंजन आते हैं। प्रत्याहार बनता है माहेश्वर सूत्र से, 14 का माहेश्वर सूत्र होता था, है ना, उसी से प्रत्याहार बनाते थे। तो सिंपल सा बोल रहा है कि हल जो है व्यंजन है और वच बोलते हैं, अच एक प्रत्याहार है जिस प्रत्याहार में सारे के सारे स्वर आते हैं। तो ये एक लाइन में सिंपल से बोल रहा है कि ऐसा शब्द, फिर से सुनेगा, ऐसा शब्द जिसमें सिर्फ और सिर्फ व्यंजन ही हो, स्वर बीच में ना हो। समझिएगा, बीच में कोई स्वर नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। उसी को बोलते हैं सहयोग संज्ञा। अब बात बोलोगे कि भाई साहब ये जो सूत्र है ऐसे क्यों कॉम्प्लिकेटेड सूत्र लिख रहे हैं? अभी आगे देखोगे, यहाँ पे आगे देखोगे परस निकर्ष संहिता, ये भाई साहब इतना आगे देखोगे, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पे देखो सूत्र है उपसर्गो क्रिया योगे। अब बात करोगे समझोगे कि भाई साहब ऐसा क्यों सब लिखता है, एकदम भारी क्यों किया है, आसान भाषा में क्यों नहीं सब बोलता है। तो समझिएगा कि ये सब सूत्र कौन दिए हैं? महर्षि पाणिनि जी दिए
हैं। और जब महर्षि पाणिनि जी जब पढ़ा रहे थे, सब जब समझा रहे थे उनका शिष्य को, अपना स्टूडेंट को, तो उन लोग जो है ना, ये सब लिखते नहीं थे, उन लोग के पास कॉपी किताब नहीं था, उन लोग की मेमोरी इतना शार्प था साहब कि बस सुन के याद करते थे। सुनिएगा फिर से, सुन के याद करते थे। अगर दो लाइन का, अगर लाइन पैराग्राफ बोलता तो पैराग्राफ का याद करना क्या इतना है मुश्किल, बहुत मुश्किल है। लेकिन एक लाइन का देखिए, एक लाइन का है दम, तो एक लाइन का याद करना कितना है आसान है। इसीलिए पाणिनि जी सारे चीज को एक तरह का सूत्र में बांध दिए, और सूत्र होता था छोटा छोटा, और सूत्र को याद करना आसान पड़ता था। इसीलिए इन लोग जितने भी पाणिनि जी जो थे, आपका सारा का सारा जो है संस्कृत के डिफिनेशन को सूत्र में बता दिए। तो ये बहुत मतलब सिंपल सा, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपका आएगा, बस आपको काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए था। तो खैर हम लोग समझ रहे थे भाई साहब कि आपका संयोग संज्ञा क्या है, कि दो शब्दों के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, आपका व्यंजन होना चाहिए, स्वर नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं संयोग संज्ञा। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है, कहते सरल भाषा में बोल रहा है भाई साहब, क्या बोल रहा है कि बिना स्वर के रुकावट से व्यंजन का मिलना, मतलब कि वही चीज बोल रहा है कि आपके बिना स्वर के सिर्फ और सिर्फ व्यंजन हो, उसी को बोलेंगे संयोग संज्ञा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पर देख लीजिए क्या बोल रहा है भाई साहब कि सिद्ध में, जैसे एग्जाम्पल देखिए बोल रहा है कि सिद्ध में देखिएगा, बड़ा करना चाहें हम तो बड़ा करते, रुक जाए 1 मिनट, देखिएगा 1 मिनट रुक जाइए भाई, बड़ा नहीं होगा क्या भाई साहब, ये तो बड़ा हो ही नहीं रहा है साहब, नहीं हो रहा है, इतना ही होगा भाई साहब। ठीक है, देखिए इतना काफी है भाई, देखिएगा समझिएगा। देखिए जैसे एग्जांपल बोल रहा है कि सिद्ध में, अगर सिद्ध जो है बना कैसे, तो आधा द और ध से बना है। सिद्ध जो है आधा द और ध से बना है, तो ध का चीज है और द का चीज है, सब व्यंजन है। स्वर किसको बोलते हैं, अ आ ई उ को बोलते हैं ना, ये सब स्वर है। लेकिन आपको कहीं देखिए सिद्ध में कहीं आपको स्वर दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि व्यंजन है, और जब दो व्यंजन मिलता है, देखिए देखिए आधा द और ध मिल के कच बना, सिद्ध बना। फिर से सुनेगा, आधा द ध मिलके बना सिद्ध, और दोनों के दोनों व्यंजन था, इसलिए इसको बोलते हैं संयोग संज्ञा। सिंपल सा। फिर बोला इंद्र, इंद्र में कैसे बना, आधा न द और र। देखिए ये जो था भाई साहब, ई हटाइए, ये देखिए इंद्र में आधा, देखिए आधा न है फिर द है, देखिएगा इंद्र ऐसे लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से समझिएगा। इंद्र ऐसे लिखा है, आधा न है तो आधा न लिख दिया। तो आधा न लिखने का तरीका क्या है, हलंत है, इसको बोलते हैं हलंत। समझिएगा फिर से, किसको बोलते हैं हलंत। तो यहाँ देखिए आधा न था तो आधा न लिख दिया, फिर द था तो द लिख दिया। अब ई र है, ठीक ना, ई र है, तो ये देखिए न द र, तीनों के तीनों क्या स्वर के व्यंजन है, व्यंजन है सिंपल सा। स्वर तो अ आ ई होता है, तो अल्टीमेट देखिए तीनों व्यंजन एक साथ मिलके बन गया क्या, इंद्र बन गया। नेक्स्ट देखिए भाई साहब पत्नी, देखिएगा तो देखिए प हटा दीजिए, यहाँ देखिए तनिम, देखिए पत्नी में कैसे बना है कि देखिए आधा त है और फिर नी है, तो आधा त और न, तो आधा त और न, और त न क्या है, व्यंजन है। तो दो व्यंजन मिलने के बाद जो शब्द बना उसी को संयोग संज्ञा बोलते हैं। अब तक समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव में बस सिंपल सा आएगा आपका भाई साहब, क्या आएगा आपका, बस ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है संयोग संज्ञा है या फिर नहीं है। तो आप पहचानो कैसे, तो इसका ट्रिक सिंपल सा है। क्या ट्रिक है साहब, ट्रिक सिंपल सा क्या है कि देखिएगा कि जितना भी शब्द है ना, ध्यान से, जितना भी शब्द है ना उसमें आधा लिखा हुआ होगा, आधा आधा शब्द लिखा होगा या फिर आधा अक्षर लिखा होगा। आधा अक्षर देख लीजिएगा चारों ऑप्शन में से कौन सा आधा अक्षर लिखा हुआ है। अगर आधा अक्षर लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि क्या है आपका संयोग संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल में देखिए आधा द है, दिख रहा है बहुत अच्छा से भाई साहब, रुक जाइएगा 1 मिनट, दिखाई दे रहा होगा। आधा त दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए आधा न दिखाई दे रहा है, इसमें आधा त दिखाई दे रहा है, इसमें आधा ग दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए आधा र है ना, देवदत्त, आधा त है, समझिए तो देवदत्त में आधा त त है। और इसमें देखिए आधा राष्ट्र में आधा र है। तो अल्टीमेट देखिएगा कि सब में आधा आधा शब्द है। तो अगर सिंपल सा लैंग्वेज में आपका बता रहे हैं कि इस चैप्टर से भाई साहब लॉन्ग आंसर नहीं आता, ध्यान से, लॉन्ग आंसर नहीं आता, शॉर्ट आंसर आता है और आपका ऑब्जेक्टिव आता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि संयोग संज्ञा इनमें से कौन नहीं है। तो याद रखिएगा कि आधा अक्षर दिखाई देना चाहिए। शब्दों के बीच में अगर आधा अक्षर कोई दिख जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि संयोग संज्ञा है। एक बार में एक लाइन में फिर से रिकैप करते हैं कि संयोग संज्ञा क्या था। पहले हम लोग पढ़े संज्ञा, संज्ञा किसको बोलते थे साहब, संज्ञा था नाम देना, नोमेनक्लेचर करना। फिर इसमें फर्स्ट पढ़े संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा क्या था कि दो व्यंजन के बीच में कोई स्वर ना हो, फिर से दो व्यंजन के बीच में कोई स्वर ना हो, उसको बोलते हैं संयोग संज्ञा। तो वही देखिए बोल रहा है कि यहाँ भी हल है और यहाँ भी हल है। हल मतलब भाई साहब वही प्रत्याहार है। हल प्रत्याहार मतलब कि सिर्फ और सिर्फ व्यंजन आता है ना। अच प्रत्याहार मतलब कि स्वर। तो यही बोल रहा है कि व्यंजन और व्यंजन दोनों मिल गया, और दोनों मिल गया तो दोनों के बीच में कुछ दिख रहा है भाई साहब, कुछ नहीं है भाई साहब, सिर्फ व्यंजन ही व्यंजन है, कोई स्वर नहीं है। डेट इज कॉल्ड संयोग संज्ञा। अब आपको मेरे ख्याल से याद आ गया होगा भाई साहब, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, अब तो सिंपल से याद हो गया होगा। अब देखिए भाई संहिता संज्ञा क्या है।
संहिता संज्ञा समझते हैं। देखिए क्या बोला है संहिता संज्ञा में। संहिता संज्ञा का देखिए सूत्र लिख रहा है कि परसनिकर संहिता। फिर से सुनेगा, परसनिकर संहिता मतलब है साहब वर्णों का अत्यधिक समीपता। सन्निकर्ष मतलब होता है इतना पास आ गया ना, सुनेगा, इतना पास आ गया कि बीच में जगह नहीं बचा, है ना, इतना पास आ गया कि बीच में जगह नहीं बचा। जस्ट लाइक मान लीजिए कि एक होता है ना लैला मजनू, लैला मजनू वाला बात हो गया, दो जिस्म एक जान वाला बात हो गया। तो यही बात है, दो जिस्म एक जान की जब बात करें ना तो ही है संहिता संज्ञा। फिर से दो जिस्म एक जान, डेट इज कॉल्ड संहिता संज्ञा। तो ये बोला है कि वर्णों के अत्यधिक समीपता। वर्ण समझ में आता है ना साहब, वर्ण शब्द वाक्य बहुत अच्छा से लेक्चर फर्स्ट में समझाते हैं कि वर्ण किसको बोलते हैं, शब्द किसको बोलते हैं और वाक्य किसको बोलते हैं। तो ये बोला है कि वर्णों के अत्यधिक समीपता की वजह से जो चीज हुआ उसी को बोलते हैं संहिता संज्ञा। संज्ञा क्या है, एक नाम है और कौन सा नाम है, संहिता। संहिता का मतलब क्या है कि दो वर्ण इतना पास आ गया ना तो दोनों एक दूसरे से पूरा मिल गया, डेट इज कॉल्ड संहिता, है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इसको जो है भाई पढ़ते क्यों है, इसको पढ़ने के रीजन क्या है, संहिता संज्ञा क्यों पढ़ते हैं। तो जब संधि कीजिएगा, संधि में क्या होता है, जुड़ाव। फिर सुनिएगा, संधि में जुड़ाव, तो दो शब्द को हमको जुड़ना है, तो जुड़ने के लिए आपका आधार है संहिता। क्योंकि संहिता भी क्या कर रहा है, एक तरह का जुड़ाव कर रहा है, लैला मजनू को मिला रहा है। और संधि में भी क्या होता है, जुड़ाव ही तो होता है भाई साहब। दो शब्दों जब मिलता है तो क्या होता है, एक तरह का संधि बनता है। और हम लोग आगे चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि संधि पढ़ेंगे, संधि बहुत तरह का होता है, फिर संधि विच्छेद पढ़ेंगे। अभी सिंपल समझ लीजिए कि संधि मतलब होता है मिलाना, और संहिता भी कर रहा है एक तरह का मिलाना, है ना। आगे फिर डाउट आएगा कि भाई इसमें अंतर क्या है, संहिता में और संधि में क्या अंतर है, हम लोग अभी थोड़ा देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी समझ लीजिए कि क्या है, बोल रहा है कि संहिता ही संधि का क्या है, आधार है। बिना संहिता का संधि नहीं हो सकती। अभी लाइन समझ में आया होगा, क्योंकि संधि में भी क्या होता है, जुड़ाव होता है, और संहिता भी क्या कर रहा है, जोड़ ही रहा है ना। दोनों शब्दों का क्या कर रहा है, जब पास आएगा भाई साहब, जब दो वर्ण पास आएंगे तो क्या होगा, जुड़ाव होगा, और संधि भी जुड़ाव कर रहा है। तो आपको समझ में आया होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे देखिएगा, रुक जाएगा साहब, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, है ना। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 सेकंड, देखिए लिखा है वाक प्लस इस, समझिएगा, वाक प्लस इक। तो देखिए वाक और इस जो है मिल गया तो कैसे बन गया, वागीस बन गया। फिर से वाक प्लस इस जब मिल गया तो पास पास आया, लैला था ही मजनू थी, है ना, लैला मजनू था, इस दोनों लैला मजनू जब मिल गया तो बना क्या, वागीस, मतलब दो जिस्म एक जान वाला मामला हो गया है। तो यहाँ पर समझिएगा कैसे कैसे क्या हुआ है ना। तो ये देखिए क्या संधि तो हुआ है, दो वर्ण का, दो शब्द का संधि होकर एक शब्द बन गया, वागीस बन गया, है ना। तो ये एक तरह का संधि हुआ है। अब यही जो है आपका कुछ है, संहिता संज्ञा है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे कैसे है मामला। देखिए देखिए लिखा है भाई साहब कि देखिए फिर से समझिएगा ध्यान से, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। हम बहुत ज्यादा बाबा इसीलिए बोल रहे हैं साहब कि संस्कृत है, संस्कृत सबका वीक होता है, इसलिए दो बातें हम रिपीट कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तब जरूर कमेंट ओपन है ना, कमेंट ऑफ नहीं है भाई साहब, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन हो, किसी भी तरह का बात हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हम समझ सके कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ हम अपने अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, इसको भी सजेशन आप पॉजिटिव वे में दे सकते हैं। कोई गाली नहीं देगा कमेंट में मतलब पॉजिटिव वे में आप कमेंट कर सकते हैं। खैर यहाँ पे देखिए भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि देखिए वाक, पहला वर्ड मान लीजिए, है ना, ये दूसरा वर्ड मान लीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये पहला वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ये पहला वर्ड है, देखिए पहला वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है। मतलब कि पहला वर्ड और दूसरा वर्ड इसलिए बता दें कि आप आगे हम समझाना चाहेंगे। देखिएगा कि देखिए पहला वर्ड के जो लास्ट वर्ण है ना, पहला वर्ड के जो लास्ट वर्ण है ना उसको उठाइए। जैसे देखिए वाक, तो लास्ट वर्ण क्या है, क है, और क में कची है, ओ आ रहा है। देखिए क में कची आ रहा है आपका, यहाँ पे क जो है आपका कची है, क में ओ आ रहा है। दूसरी बात कि लास्ट वर्ण के जो दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द के फर्स्ट वर्ण, फिर से सुनेगा, कंफ्यूज हो गए तो फिर से सुनेगा। हम क्या बोल रहे हैं भाई साहब कि दो शब्द मिल रहा है ना, दो शब्द मिलकर संधि बना रहा है, बोलो तो संहिता बना रहा है, संहिता का फॉर्मेशन कर रहा है। तो दो शब्द में से पहला शब्द के लास्ट वर्ण को देखेगा और दूसरा शब्द के पहला वर्ण देखेगा। फिर से पहला शब्द के लास्ट वर्ण और दूसरा शब्द के पहला वर्ण को देखेंगे। तो देखिए वाक में लास्ट वर्ण क्या है, क है, और इसमें पहला वर्ण क्या है, ई है। तो देखिए याद रखेगा कि क और ई जब आपस में मिलते हैं तो गी बनता है। इस सूत्र है भाई साहब, आपको याद रखना पड़ेगा। जब हम संधि पढ़ेंगे तो और बहुत अच्छा अच्छा सूत्र पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखिएगा क्या क्या है भाई साहब कि क और प्लस ई मिलकर क्या बनता है, गी बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या था, क था, यहाँ ई था, तो क ई बन के क्या बन गया, गी बन गया। तो देखिए वाह गीस, यहाँ पे था वाह
अगर दोनों मिलता तो क्या बनना चाहिए था, वाक वाक इस बनना चाहिए था। समझिएगा कि वाक इस बनना चाहिए था, वाक इस बनना चाहिए था, लेकिन बना क्या चीज, वागीस। क्यों? क्योंकि सूत्र है कि जब क और ई मिलता है तो क्या बनता है, गी बनता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिएगा, सूर प्लस इस है, देखिएगा बहुत ज्यादा अति हो गया, गिज बीज हो गया, समझिएगा। तो ये देखिए दूसरा, देखिए दूसरा है आपका सुरेश है, सुरेश कैसे बना, सूर प्लस इस। देखिए पहला शब्द के लास्ट वर्ड, तो लास्ट वर्ड क्या है, र है, और र के अंत में अब बोलो सूर। जब सूर बोलोगे तो देखोगे ध्यान से, सूर, तो सूर, तो यहाँ पे अ आ रहा है कि नहीं, र में अ है कि नहीं, र र, तो देखिए लास्ट वर्ड र था तो र में कुछ है अ है, तो यहाँ पे अ आया है ना। पहला शब्द के लास्ट वर्ड में अ आया, और दूसरा शब्द के पहला वर्ण देखा तो पहला वर्ण में क्या चीज है, ई है, तो प्लस ई, तो अ प्लस ई जो है बन के मिल के बनता है कोई चीज, ई बन, सॉरी भाई साहब, ए बनता है, माफ कीजिएगा, ए बनता है, ठीक है। तो सुनेगा अ प्लस ई मिलके ए बनता है, तो देखिएगा बनना चाहिए था कोई चीज, सूर प्लस इस, तो सूर इस बनना चाहिए था, लेकिन कुछ बना सुरेश, देखिए एस 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 आया ना। तो देखिए अ प्लस ई मिलके ए बनता है, जिस तरह से क प्लस ई मिलके क्या बना था, गी बन रहा था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आएगा कैसे बन रहा है। उसी तरह से देखिए हिमालय, हिमालय में हिम प्लस आले है, ठीक है। तो पहला शब्द के लास्ट वर्ण क्या चीज है, म है, तो म बोलिए म, और है कि नहीं, तो यहाँ पर ही अ आया, ठीक है, हिम में आया। दूसरी बात आले में कुछ है आया, है ना, आले में आया, क्या कि दूसरा शब्द के हमको फर्स्ट वन देखना है, अब फर्स्ट वन कौन सी है, आ है, तो अ प्लस आ मिलके क्या बनता है, आ बनता है। तो ये आपको सूत्र याद होना चाहिए कि अ प्लस आ मिलके आ बनता है। आगे संधि में बहुत सारा चीज बताएंगे, अभी के लिए जितना बता रहा हूँ ना साहब उसको बस याद कर लीजिएगा। जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा चीज है, और यहाँ पे याद कीजिएगा तो यहाँ पे थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग समझिएगा कि अ प्लस आ मिलके आ बनता है। तो देखिएगा हिम प्लस आलय, लेकिन होना चाहिए कुछ होना चाहिए था, हिम आलय होना चाहिए था, लेकिन हुआ कुछ हिमालय। सुनिएगा होना चाहिए था हिम प्लस आलय, लेकिन सूत्र बताता है कच्चे भाई कि अ प्लस आ बन के आ बनता है, तो इसलिए बोला गया है कि हिमालय। देखिए हिमालय बोल के देखिए भाई साहब, ये संस्कृत है। हम फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छा से बताए थे कि संस्कृत जो है साइंटिफिक लैंग्वेज है ना, साइंटिफिक लैंग्वेज है, कुछ लॉजिक है, इसलिए हर चीज के पीछे लॉजिक है, इसलिए बोल रहे हैं कि बोल के देखिए, आप भी फील कीजिएगा, है ना। अगर बोल नहीं पा रहे हैं, अगर आसपास लोग होगा बोल रहे हैं कि भाई क्या पढ़ रहा है, हिमालय देवालय, है ना, ये सब पढ़ रहा है, 5 क्लास का पढ़ रहा है, अगर ऐसा लग रहा है तो मन में बोल के देखिए, आपको फीलिंग आएगा। जैसे देखिए हिमालय, तो देखिए आले 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 आया नहीं समय, तो इसलिए हिमालय समझ में आया, है ना। तो उसी तरह से देखिए बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा, हम 2-3 एग्जांपल आपको समझा दिए। अब देखिएगा भाई साहब की बात आता है कि आप जो बोले कि संहिता में क्या होता है कि 2 वर्ण पास आते हैं, अब पास आते हैं तो आपका वर्ण शब्द का फॉर्मेशन करते हैं। तो फिर बात करते हैं संधि में भी यही होता है। संधि में क्या होता है, 2 शब्द मिलता है, मिलने के बाद एक शब्द का निर्माण होता है। जैसे देखिए एक शब्द था, ये दोनों मिलकर एक शब्द बनाया, तो क्या है, संधि ही है। तो आप तो कंफ्यूज हो गए होंगे कि संहिता भी वही बात हुआ, संधि भी वही बात है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो देखिएगा समझिएगा कि क्या बोल रहा है। कि देखिए बोल रहा है कि संहिता में क्या होता है कि अक्षर जो है ना अत्यधिक जो है निकट आते हैं। फिर से सुनिएगा, अक्षर जो है अत्यधिक निकट आने के बाद उसको बोलते हैं संहिता बोलते हैं। जब अक्षर निकट आते हैं, जब पास पास आते हैं तो उसको बोलते हैं क्या चीज, संहिता बोलते हैं। लेकिन संधि में क्या होता है कि अक्षर पास पास तो आते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें विकार उत्पन्न होता है। अब बात करें कि भाई विकार क्या होता है, विकार मतलब होता है चेंज, कुछ चेंजिंग हो जाता है। जैसे यहाँ पे चेंज हुआ ना कि अ प्लस ई बन के क्या हो गया, ए हो गया, तो एक तरह का चेंजिंग है। तो ये पूरा सिस्टम जो है ना अगर पूरा देखोगे तो ये दोनों पास आया, पास आने का क्या चीज है, जो पास आ रहा है अ प्लस ई पास आया, तो इसको बोलते हैं कोई चीज, आप संहिता बोलोगे। लेकिन जब ए बन गया तो ई जो हो गया आपका संधि। तो अगर आप समझ पाए होगे तो आप ये समझ में आया होगा कि ई है, संहिता एक तरह का रिएक्टेंट है और संधि एक तरह का प्रोडक्ट है। फिर से सुनिए कि संधि का कच्चा माल जो है इकोची है, संहिता है। फिर से संधि का कच्चा माल संहिता है। क्यों? क्या कि पास ला रहा है। अगर हम बोलेंगे ये जो प्रोसेस है भाई साहब, इस संहिता है, ये जो प्रोसेस है संहिता है। लेकिन ये जो बना ना भाई साहब, जो विकार उत्पन्न किया, जो अ प्लस ई मिलके ए बन गया ना साहब, ये जो हुआ ना इस संधि हुआ। क्यों भाई साहब,
संधि में भी वर्ण मिलता है और संहिता में भी वर्ण मिलता है, लेकिन संधि में वर्ण मिलने के बाद विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब कि परिवर्तन आता है। वही चीज बोल रहा है कि अक्षरों के मिलने से होने वाला विकार या बदलाव ही क्या है, संधि है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मिलना है। तो जस्ट लाइक बोलोगे कि इसलिए बोला था कि जो संहिता है, अब लाइन बहुत अच्छा से क्लियर होगा साहब, कि जो संहिता है ना वो क्या है, आपका आधार है। किसका आधार है? संधि का। क्योंकि अगर पास आता ही नहीं तो नया वर्ड बनता ही नहीं, और जब नया वर्ड बनता ही नहीं तो संधि होता ही नहीं। समझ में आया ना? तो वही चीज बोल रहा है। फिर भूमिका बोल रहा है, वही बोल रहा है। देखो यह संधि के लिए क्या है, कच्चा माल है, जबकि क्या चीज है, तैयार माल, मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट है आपका संधि। फिर बोल रहा है भाई साहब अवस्था, क्या संधि से पहले की स्थिति है। वही बताया कि संधि के पहले की स्थिति, संधि के पहले की स्थिति क्या है, अ प्लस ई। और ई क्या चीज है, संधि के संहिता के बाद की स्थिति। जो संहिता हो गया तो ई क्या चीज है, बाद की स्थिति हो गया संधि। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में देखिए समझा रहा है, समझा को रहा है भाई साहब कि जैसे देवेंद्र समझा रहा है, देवेंद्र। तो देवेंद्र कैसे है, तो बोलिए बोल रहा है कि देव के अंत में अ है कि नहीं। देखिए पहला शब्द के अंत वर्ड पकड़िए, तो देव, वह लास्ट वर्ड क्या चीज है, वह है। देखिएगा यहाँ लास्ट वर्ड क्या है, वह है। तो वह में अ है कि नहीं, तो यही बुरा है। फिर से देखिएगा, पेन ले लेते हैं भाई साहब। तो देखिए वह में अ है, वह में अ है, तो ये बुरा है कि अ। तो देव में अ है। अब देखिएगा इंद्र में कुछ है, पहला वर्ड कुछ, इंद्र का पहला वर्ड ई है, तो पहला वर्ड ई है। तो मिलकर क्या बन गया आपका, कुछ देखिए लिखा हुआ है कि अ और ई मिलने के बाद कुछ बनता है, ए बनता है। तो ये बन गया आपका ए, है ना। और इसी को बोलते हैं गुण संधि, है ना। क्या क्या हुआ, एक तरह का परिवर्तन हुआ। ये दोनों का मिलना क्या है, ये दोनों का मिलना संहिता है, लेकिन परिवर्तन हो जाना मतलब अ प्लस ई मिलकर ए हो जाना है, ये आपका संधि है। और कौन सा संधि है, गुण संधि है। तो गुण संधि क्या है ना। फिर देखेंगे हम लोग यौन संधि क्या है। ये सब जब संधि पढ़ेंगे ना साहब तब पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ कि संहिता में पास पास आया, अब पास पास आने के बाद जो परिवर्तन हुआ ना उसको संधि बोलते हैं। बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा साहब। अब नेक्स्ट चलते हैं, है ना। अब देखो बहुत अच्छा समझ में आया होगा कि भाई संहिता संज्ञा क्या है। इसके बाद हम संयोग संज्ञा क्या था, संयोग संज्ञा क्या था भाई सब, दोनों पास पास आ रहा था। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा लाइन बोल रहा है, क्या बोल रहा है साहब, देखिए कि संयोग में और संहिता में डिफरेंस क्या है। तो संयोग में बोल रहा है कि केवल व्यंजनों का मिलन था। सुनिएगा हम क्या बोलते हैं, संयोग में क्या बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ व्यंजन जब मिलता है ना, बीच में कोई स्वर नहीं था, उसी को बोलते हैं संयोग। लेकिन संहिता किसको बोलते हैं भाई साहब, कि इसमें क्या होता है कि स्वर भी मिल सकता है, व्यंजन भी मिल सकता है ना। दो स्वर भी मिल सकता है, दो व्यंजन भी मिल सकता है, या फिर एक व्यंजन एक स्वर मिल सकता है। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन दोनों मिलना ही है। फिर से सुनेगा, दोनों मिलना ही है। बहुत बच्चा लोग कंफ्यूज होता है किस में, संयोग में और संहिता में कंफ्यूज होता है, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, मिलना ही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्वरों का मिलना आपका क्या चाहिए, सॉरी सिर्फ और सिर्फ व्यंजनों का मिलना आपका क्या है, संयोग है। लेकिन व्यंजन और स्वर, चाहे स्वर व्यंजन, चाहे व्यंजन व्यंजन, चाहे स्वर स्वर मिलना क्या चीज है भाई साहब, आपका संहिता है। आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई साहब क्या है, उपसर्ग संज्ञा। उपसर्ग संज्ञा सिंपल सा समझो एक लाइन में। देखिएगा साहब हम क्या पढ़ रहे हैं, समझिएगा। हम बोल रहे हैं उपसर्ग संज्ञा पढ़ना है ना। फोकस ठीक है भाई साहब, ठीक है। समझिएगा उपसर्ग संज्ञा क्या है, सुनिएगा। देखिए संज्ञा क्या है, नाम है, नाम देने का एक प्रोसेस है। और नाम को चाहिए भाई साहब उपसर्ग, तो उपसर्ग का कोई मतलब होगा। तो उपसर्ग सिंपल सा क्या है भाई साहब, कि किसी भी शब्द के आगे शब्दांश लग के उसका मतलब चेंज कर दे, दैट इज कॉल्ड उपसर्ग। भाई शब्दांश मतलब शब्दों का अंश। जैसे हमारा शरीर है तो शरीर का पार्ट बोलते हैं ना, बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट ही है। तो उसी तरह से शब्द का बॉडी पार्ट जो है ना, छोटा पार्ट जो है उसे बोलते हैं शब्दांश, है ना। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। जैसे देखिए बोल रहा है क्या चीज, ये देखिए कि क्या बोल रहा है कि किसी भी धातु के प्रीफिक्स लग जाता है। प्रीफिक्स मतलब कि आगे लग गया। और धातु किसको बोलते हैं, एक और टर्म आ गया भाई साहब, धातु किसको बोलते हैं, धातु मतलब क्रिया। अब बोलोगे क्रिया किसको बोलते हैं भाई साहब, क्रिया मतलब वर्ब। अब वर्ब भाई साहब किसको बोलते हैं, तो सिंपल सा जो काम करते हैं, जो एक्शन करते हैं उसी को क्रिया बोलते हैं। इसको ट्रिक से याद रखिएगा कि जिस शब्द के अंत में ना लग जाए, जैसे पढ़ना, पढ़ना क्या है, एक तरह का काम है, एक तरह का एक्शन है, लेकिन लास्ट में कुछ है ना है, तो हम लोग समझ जाए कि क्रिया है। जैसे चलना लास्ट में ना है, लिखना ना है ना, जाना है ना, इसमें ना है। तो लास्ट में ना लग जाए और उससे लगे कि भाई क्रिया हो रहा है, मतलब कि कुछ एक्शन हो रहा है। जाना क्या एक तरह का एक्शन है, तो उसको बोलेंगे धातु। धातु मतलब क्रिया। तो किसी भी धातु के आगे लग
शब्दांश जो लग जाए और उस धातु का मतलब बदल दे उसी को बोलेंगे उपसर्ग संज्ञा। एग्जाम्पल देखिएगा, देखिए ये चीज लिखा है जो हम बताएं वही चीज लिखा है ना। बोल रहा है कि वे शब्दांश जो क्रिया मतलब कि वर्ब के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे उसको बोलेंगे भाई साहब क्या, उपसर्ग संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब ऑब्जेक्टिव में। क्या भाई साहब कि टोटल पूछे उपसर्ग कितना होता है ना, टोटल उपसर्ग कितना होता है तो बोलेगा कि 22 होता है ना। टोटल कितना होता है, 22 होता है ना। दो दो याद रखिएगा, दो दो होता है भाई साहब, टोटल 22 होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिख रहा है कि जैसे प्र एक उपसर्ग है, परा एक उपसर्ग है, अप एक उपसर्ग है, सम एक उपसर्ग है, अनु एक उपसर्ग है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे उपसर्ग है, जैसे समझिएगा गम जो है ना भाई साहब, गम तो गम क्या धातु है, कैसे धातु है साहब प्रूफ कीजिए। तो देखिए लास्ट में ना लगा हुआ है, तो हाँ ना तो लगा हुआ है साहब, मतलब कि धातु मतलब कि क्रिया है। अब देखो गम में आगवा लग गया प्र, सुनिएगा प्र आगे लगना चाहिए था तो आगे लग गया प्र गम में क्या होता था जाना, लेकिन आगे लग गया प्र तो हो गया प्रगम। अब प्रगम तो क्या हो गया आगे बढ़ना, ये सिर्फ जाना बारे में बता रहा था कि जाना भाई कहाँ जाना, ये डिफाइन कर दिया एक तरह से, मतलब चेंज कर दिया उसका, मतलब क्या चेंज किया कि आगे जाना। जैसे एग्जांपल से कर लेते हैं गम, गम मतलब क्या अभी देखे जाना, जाना क्या है एक तरह का आपका कुछ है क्रिया है, मतलब कि आपका धातु है और उसमें लगा दी आ कहाँ लगाएंगे, आगे लगाएंगे पीछे लगाएंगे, आगे लगाएंगे। जब पीछे लगाएंगे उसको बोलेंगे प्रत्यय है ना, लेकिन ये आगे लगाएंगे इसलिए बोलेंगे इसको उपसर्ग। तो देखिए आगे लगा दिए तो आगे लगा, आग नहीं लगा रहे भाई, हम बार बार बोल रहे हैं आगे लगा दिए आगे लगा दिए, हमको ऐसा लग रहा है कि आग लगा दिए आग लगा दिए है ना। तो देखिए यहाँ लग दिया गम था उसमें आगे लगा दिए आ तो हो गया आगच्छति, देखिएगा आगच्छति हुआ तो यहाँ आगच्छति मैंने क्या हुआ आना हुआ। तो देखो गम में था जाना लेकिन सिर्फ आगे लगा दिए तो मतलब चेंज हो गया, सीधा सीधा ऑपोजिट हो गया। तो देखो मतलब चेंज हुआ ना, वही चीज बोले थे कि किसी भी शब्द से, शब्द बोलो या बोलो तो किसी भी धातु के आगे अगर कोई शब्दांश लग के उस धातु का मतलब चेंज कर दे है ना, उस शब्द का मतलब चेंज कर दे उसी को बोलते हैं उपसर्ग संज्ञा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वही बोला कि गम में फिर जाना ही होता है। देखो तीनों का मतलब जाना ही है, समझिएगा तीनों का मतलब जाना है, लेकिन अगर प्र उपसर्ग लग गया तो आगे बढ़ना हो गया, अगर आ उपसर्ग लग गया तो आना हो गया, अगर अनु उपसर्ग लग गया तो पीछे जाना हो गया। तो देखो मतलब चेंज हो गया भाई साहब, बहुत लॉजिकली समझ में आया होगा आपको। तो वही बोल रहे हैं कि जो आपका संस्कृत है बहुत साइंटिफिकली है, बस समझने का फेयर था। इसके साथ साथ आप आयुर्वेदा भी पढ़ते हो, क्रिया से भी पढ़ते हो, रचना से भी पढ़ते हो, वो तो और साइंटिफिक है क्योंकि उस तो साइंस है, तो उसके पीछे भी लॉजिक है, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। इसको बहुत अच्छे से हम कोशिश करते हैं आपको उस लेक्चर में भी बहुत अच्छे से समझाने का। तो अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो देखिएगा जरूर, और इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे तो उसका फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ेगा बहुत अच्छा सा स्मूथली। हम आपको बहुत अच्छा से माहेश्वर सूत्र बताए थे है ना, इसके साथ साथ आपको उच्चारण स्थान बताया था। खैर हम इसको नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है देखिए नेक्स्ट गुण संज्ञा। भाई साहब गुण संज्ञा क्या है तो देखिएगा समझिएगा, गुण संज्ञा जो है तीन जो वर्ड है ना, तीन वर्ण है, तीन वर्ण का नाम जो है गुण संज्ञा दे दिया गया। फिर से सुनिएगा समझिएगा, एक मिनट थोड़ा सा थक गए साहब, थोड़ा पानी पी लेते हैं, रुक जाइएगा थोड़ा सा। देखिएगा साहब समझिएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि गुण संज्ञा देखना है। तो गुण संज्ञा, संज्ञा क्या है एक तरह का नाम है, और नाम कौन सा है गुण, तो गुण एक नाम है, उसका मतलब क्या था समझिएगा। जो हम स्वर वर्ण पढ़े थे अ आ ई उ ये सब जितना पढ़े थे उसमें जो है तीन वर्ण को हम लोग बोलते हैं गुण संज्ञा। आगे पढ़ेंगे वृद्धि संज्ञा। तो जो शुरू के जो है आपका आपका ह्रस्व वर्ण समझिएगा। अब ह्रस्व वर्ण क्या है देखिए, टर्मोलॉजी समझ जाएगा तो आसान लगेगा। इसे जितने भी टर्मोलॉजी यूज करते हैं नया नया ना उसका हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ, समझिएगा। ह्रस्व बोलते हैं भाई साहब उसको जो छोटी इकाई हो, छोटी इकाई मतलब भाई साहब जैसे अ और आ, तो जो छोटका भैया है ना ये ह्रस्व है, और जो बड़का भैया है ये दीर्घ है। दीर्घ मतलब होता है लॉन्ग है ना। तो जो छोटका भैया है ये अ है, और जो बड़का भैया है वो आपका आ है। तो समझिएगा ये जो अ है ये छोटा है, ए का बड़ा क्या होता है ए होता है, अ का बड़ा क्या होता है आ होता है, और ओ का बड़ा क्या होता है अ होता है। तो देखिएगा ये जो शुरू का अ ए ओ है, यह तीन वर्ण का नाम हम लोग रख दिया क्या भाई साहब गुण संज्ञा रख दिया। फिर से सुनिएगा, ये तीनों को नाम था, वो तीनों नामक तीनों वर्ण को नाम को फिर से तीन वर्णों को हम लोग गुण संज्ञा बोलते हैं। क्या क्या अ ए और ओ। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा भाई साहब आप समझिएगा,
कि होता कैसे है, गुण संज्ञा होता कैसे समझेगा। जैसे बोल रहा है गणेश, जो गणेश जो है, गणेश बना कैसे, गण प्लस इससे, समझेगा, गण प्लस इससे बना गणेश। तो समझिएगा हम बोल रहे हैं कि शुरू बार ये बता रहे हैं कि दो शब्द है, गण है और इस है। तो पहला शब्द के लास्ट वर्ण पकड़िए, तो पहला शब्द का लास्ट वर्ण क्या है, न है। तो न में कोची है, अ है कि नहीं, तो अ है, समझिएगा अ है। और दूसरा शब्द के पहला वर्ण पकड़िए, तो पहला वर्ण क्या है, ई है। तो ई दोनों मिलता है ना भाई साहब, तो वही ए बनता है। तो देखिए ए क्या था, आपका गुण संज्ञा था। तो आपको मतलब समझ में तबे आएगा जब इस चीजें याद होगा कि जब अ ई मिलके बनता है कुछ ए। तो ये जो ए बना, देखिएगा फिर से अ ए और ओ, ये जो है ना भाई साहब, ये आपका गुण संज्ञा है। ये जो भाई साहब आपका गुण संज्ञा है। इसका बड़का भैया, बड़का भैया कुछ है आ, इसका बड़ा क्या होगा ए, और इसका बड़ा क्या होगा, सॉरी सॉरी भाई, ये थोड़ा गलत हो गया, ए भाई मिटक भाई, हाँ ई था ओ, ठीक है। इसका बड़ा भैया कुछ है ओ है। ये जो है ना भाई साहब वृद्धि संज्ञा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये हो गया वृद्धि संज्ञा। हम भी समझा रहे थे कि अ और ई मिलके ए बनता है, इसको याद कर लीजिएगा। ए अ और ई मिलके ए बनता है। तो देखिए गण में अ था और ई में ई था, तो ई मिलके ए बना। ए क्या है, आपका गुण संज्ञा है। ए भाई थोड़ा अच्छा से लिख दो भाई, ए, ठीक है ए, समझिएगा। दूसरा देखिए महोदय, तो महोदय कैसे बना, महा प्लस उदय। तो महा, महा का लास्ट वर्ड कोची है हा, हा में कोची है आ, देखिएगा हा में कोची है आ है, तो आ प्लस उदय में कोची है उ, उदय का शुरुआत वर्ड क्या है उ है, तो उ है। तो मिल के क्या बना आपका ओ बना, समझिएगा। ओ क्या था भाई साहब, ओ क्या है, गुण संज्ञा है। समझ में आया। फिर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल दो मास्टर, है ना। तो दूसरा एग्जाम्पल समझेगा इसको भाई, कैसे हम मिटा रहे, मतलब कैसे इसको इरेज कर भाई, देखिएगा। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं भाई साहब, देखिएगा देखिएगा देखिएगा। अ था, ए था, ओ था, ये आपका था गुण संज्ञा, ठीक है, जो देख रहे हैं। और इसका बड़ा भाई आ, ए और ओ, ये जो है वृद्धि संज्ञा है, ठीक है। अब समझिएगा भाई साहब, जैसे सुरेंद्र है, ठीक है, सुरेंद्र बना कैसे भाई, सुर प्लस इंद्र, इंद्र, सुर प्लस इंद्र। देखिए सुर का लास्ट वर्ड पकड़िए र, बोलिए र, तो उसमें अ आया कि नहीं, तो अ आया, ठीक है साहब अ आया। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंद्र, इंद्र में कुछ है, इंद्र का फर्स्ट वर्ड क्या है, ई है, तो ई है, ई जो मिल जाता है तो बनता है ए। अब भाई साहब ए क्या है, देखो तो गुण संज्ञा है कि नहीं, गुण है कि नहीं, तो गुण संज्ञा समझ में आया, तो गुण संज्ञा होगा। तो ई जो है बन गया ए। तो देखो सुरेंद्र, देखिएगा वर्ड पकड़िए, सुर प्लस इंद्र बना तो सुरेंद्र, तो सुरेंद्र बोल के देखिए सुरेंद्र, तो एंद्र, तो ए आया कि नहीं। तो याद भी नहीं करना पड़ता भाई, अगर ध्यान से अगर देखोगे, लॉजिक से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखे अ और ई, तो देखेगा अ और ई मिलेगा तो ओ ई, तो ए आया कि नहीं, जैसे ई देखोगे आओ, तो आओ, बोल के देखो आओ, तो ओ हो कि नहीं, आओ आओ, तो ओ आया कि नहीं, तो रटना नहीं पड़ेगा आपको, तो बोल के याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए अ प्लस ई, तो ओ ई, तो ए आ रहा है कि नहीं, तो उस थोड़ा सा बोल के देखेगा ना, तो आपको याद हो जाएगा। खैर लास्ट देखते हैं परोपकार। तो परोपकार कैसे बना भाई साहब, पर प्लस उपकार। तो पर का लास्ट वर्ड पकड़िए, तो लास्ट वर्ड कोची है र, र में कोची है अ, तो अ आया, है ना। हाँ उपकार में फर्स्ट वर्ड क्या है उ है, तो उ आया। तो अ प्लस उ मिलकर क्या बनता है भाई साहब, ओ बनता है। उ प्लस अ प्लस ओ, उ बन के बनता है ओ। तो देखो बोल के देखो ओ उ, देखो ओ आया कि नहीं ओ, ओ उ, तो याद आ गया ओ आया। हाँ ओ क्या है, ओ क्या है, गुण संज्ञा है। समझ में आया, तो गुण संज्ञा आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ये सब आपका एग्जाम्पल है। तो अगर एग्जाम में आया ना भाई साहब, तो आप बोल के देखिएगा, धीरे धीरे बोलेगा, जोर से बोलेगा एग्जाम में उठा कर फेंक देगा आपको बाहर। तो आप धीरे धीरे बोल के देखिएगा, मन में बोल के देखिएगा कि क्या आ रहा है। अगर मिलने के बाद अ आए, अगर मिलने के बाद ए आया, अगर मिलने के बाद ओ आया, तो आप बोलिएगा गुण संज्ञा है। बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा भाई साहब। अब देखिएगा नेक्स्ट वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा वही बताया कोच भाई कि उसका बड़का भैया, उसका बड़का भैया किसका बड़का भैया है, कि अ का बड़का भैया कच्ची था आ, ए का बड़का भैया कच्ची था ए, और ओ के ए भाई थोड़ा गलत हो गया, ओ होना चाहिए, है ना। तो जो ओ का बड़का भैया कच्ची है ओ है। तो ये तीनों जो है इसी को बोला गया वृद्धि संज्ञा, इसी को वृद्धि संज्ञा बोला गया। और यह पर जो है इसका सूत्र लिख दिया वृद्धि रा रेच, है ना। का सूत्र है, इस सूत्र का मतलब सिंपल सा है कि तीन वर्ण भाई साहब कौन कौन, आ ए ओ जो है, ये आपका क्या है भाई साहब, ये आपका वृद्धि संज्ञा है। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से देखते हैं क्या है साहब, देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिएगा लिखा हुआ है। जैसे देखिए
एक 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 एक, समझिएगा एक एक कैसे बना है, एक प्लस एक। तो देखिएगा शुरू का लास्ट वर्ड उठाइए, तो शुरू का लास्ट वर्ड को चाहिए क, तो कम को चाहिए अ, तो अ आ गया भाई साहब। फिर देखिएगा प्लस कीजिए, लास्ट वर्ड को चाहिए, सॉरी दूसरा का फर्स्ट वर्ड क्या है, दूसरा का फर्स्ट वर्ड ए है, तो हम लोग अ प्लस ए, तो अ प्लस ए मिलके बनता ए। देखो बोल के देखो, ए ए ए, तो ए आ रहा है ना, तो ए आया। अब ए क्या है भाई साहब, ए आपका जो है आपका वृद्धि संज्ञा है ना, वृद्धि संज्ञा, क्योंकि अ, फिर से समझिएगा, अब आ ए और ए ओ ओ, ये जो है साहब ये आपका था गुण संज्ञा या वृद्धि संज्ञा, तो इनको चाहिए वृद्धि संज्ञा है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, अब आपको समझ में आया होगा, लास्ट एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सदैव, सदैव कैसे बना, सदा प्लस एव, फिर से सुनिएगा सदा प्लस एव, तो समझिएगा कि सदा, सदा का लास्ट वर्ड पकड़िए दा, दा में कुछ दा आ, तो समझ में आया कि भाई आ है, ठीक है। प्लस इसके बाद लोग लिखा हुआ है भाई साहब एव, तो एव का फर्स्ट वर्ड को चाहिए ए है, तो ए, तो आ प्लस ए मिलके बनता है ए, है ना। तो ये जो ए बना, तो ए क्या है आपका वृद्धि संज्ञा है। इसी तरह से 3-4 एग्जांपल जो दिए हैं आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है साहब। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छा से लिख दिया का एग्जाम में आ सकता है कि गुण वर्ण कौन कौन सा है, ओ ए और ओ, और वृद्धि संज्ञा कौन है, आ ए और ओ। अब मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा से याद हो गया होगा। खैर आगे चलते हैं साहब, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिएगा अब हम लोग पढ़ेंगे आज का लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त करेंगे, इसको पढ़ने के बाद भागे मत, इसको पढ़ने के बाद समाप्त करेंगे, ठीक है। देखिएगा लिखा हुआ है ह्रस्व दीर्घ अपलुत, समझिएगा ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, अपलुत संज्ञा क्या है समझिएगा। संज्ञा क्या भाई साहब, नाम, नाम कौन कौन सा नाम है, ह्रस्व नाम है, दीर्घ नाम है, अपलुत नाम है। इस सब का क्या मतलब है, बहुत अच्छा से हम फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छा से समझाए थे। लेक्चर चैप्टर फर्स्ट के, आप जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ाए तो उसमें बहुत अच्छा समझाए थे कि है क्या, अभी के लिए समझा देंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, अभी समझिएगा। तो ह्रस्व किसको बोलते हैं, दीर्घ किसको बोलते हैं। ह्रस्व उसको बोलते हैं जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे। अब बोलोगे भाई मात्रा माने, मात्रा माने टाइम बोल सकते हो, है ना, कि एक समय मतलब 1 सेकंड में बोला जाए, है ना, और जिसमें 2 मात्रा का समय लगा, जैसे 2 मात्रा मतलब समझिएगा 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 समझिएगा। देखिएगा और देखिए और आ में देखिएगा, समझिएगा और जो है ना साहब एक मात्रा है, एक मात्रा है, ये जो है 2 मात्रा, कैसे, क्योंकि इसमें तो तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक और एक खंभा आ गया है ना, खंभा आ गया, तो जो खंभा है ना तो 2 मात्रा हो गया है ना। जैसे ई देखिएगा ए और ए, देखिएगा ई तो है ही है, तो ई है एक मात्रा है, लेकिन ए के साथ साथ एक और जो टोपिया पहन लिया ना साहब, ई हो गया आपका एक एक्स्ट्रा आ गया, जिसको बोलते हैं 2 मात्रा। तो जिसमें 1 मात्रा का समय लगे उसको बोलेंगे ह्रस्व संज्ञा, जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसको बोलेंगे कुछ आपका दीर्घ संज्ञा। जैसे एग्जांपल में देखा है अ, तो अ का 2 मात्रा क्या चाहिए, आ है, ई का दूसरा मात्रा क्या है, ई है ना, ऊ का दूसरा मात्रा क्या है, ऊ है। तो देखिएगा इसमें देखिएगा एक मात्रा है, इसमें 2 मात्रा आ जा रहा है, इसमें 1 मात्रा है, इसमें 2 मात्रा आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं दीर्घ। दीर्घ मतलब कि टाइम ज्यादा लग रहा है, दीर्घ मतलब लॉन्ग होता है ना। दीर्घकालीन बोलते हैं, दीर्घकालीन मतलब कि बहुत ज्यादा समय लगने वाला काम को दीर्घकालीन बोलते हैं। खैर आपको ह्रस्व समझ में आ गया और दीर्घ समझ में आ गया, ठीक है। अब प्लुत क्या होता है, प्लुत बोलते हैं जिसमें 3 मात्रा का समय लगे। 3 मात्रा का समय भाई साहब किसमें, इससे भी ज्यादा लगेगा, ह्रस्व से भी ज्यादा लगेगा और दीर्घ से भी ज्यादा लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं प्लुत, मतलब जिसमें ज्यादा समय लगेगा, मतलब 3 मात्रा का। जैसे एग्जांपल याद रखेगा कि जैसे कि हम किसी को बुलाना है ना, कोई दूर खड़ा है, बोलेंगे राम में, देखिएगा हम बोलेंगे राम, लेकिन जब जोर से बुलाते हैं, कोई दूर है आपको, मतलब मान लीजिए कि आपसे 10 मीटर दूर पर है, तो ऐसे बोलते हैं ना राम, तो देखिए एक आ एक्स्ट्रा आया कि नहीं, देखिए राम में सिंपल सा राम था, लेकिन हम जब बुला रहे हैं किसी को राम, तो देखिए एक्स्ट्रा आया। तो हम जब किसी को बुलाते हैं ना तो उसी को बोलते हैं पुलुत संज्ञा। दूसरी बात उसको बोलते हैं भाई साहब, जैसे ओम, ओम, तो देखिए उसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, ओम में सिंपल ओम दिख रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा आ रहा है, जब गिरते हैं ना चीजों को तो एक्स्ट्रा आता है। तीसरा याद रखेगा, जैसे मंत्र उच्चारण करते हैं, जब मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि लॉन्ग खींचना पड़ता है। जैसे हमको पता है, जैसे गायत्री मंत्र क्या होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो देखो तो बीच बीच में तिर रहे हैं ना साहब, बीच बीच में तिर रहे हैं, तो एक तरह का क्या हुआ कि एक्स्ट्रा वर्ड आ जा रहा है, इसलिए इसमें 3 मात्रा का समय लग रहा है, इसी को बोलते हैं प्लुत। जैसे महामंत्र सुने होंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात्
जन्मनाय मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। तो ये सब क्या है, एक मंत्र है। तो याद रखेगा कि इसमें मंत्रों को उच्चारण में हेल्प होता है प्लुत, है ना, या फिर किसी कोई दूर खड़ा है उसके लिए हम लोग प्लुत संज्ञा का यूज करते हैं। देखिए लिखा है हे राम ओम, है ना। तो ये चीज बुरा है कि उच्चारण में लगने वाला समय जो है ना, मात्रा के आधार पर हम लोग ह्रस्व दीर्घ और प्लुत जो है बांटे हैं। ठीक है, फोकस सही है साहब, कहाँ है भाई साहब, ठीक है। अब देखिएगा यही पूरा प्लुत का प्रयोग अक्सर वेदों में या दूर लोगों को बुलाने में इसका हेल्प होता है। तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। इसके साथ साथ भागिए मत सुनेगा, इसके बाद आप देखिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, 2 लिंक मिलेगा, एक आपका टेलीग्राम का मिलेगा, एक इंस्टाग्राम का मिलेगा। अभी तो खैर इंस्टाग्राम कोई ज्यादा चीज अपडेट नहीं दे रहे हैं, जब देंगे तब बताएंगे कि ज्वाइन कीजिएगा, ऐसे मत ज्वाइन कीजिए, या फिर बोले तो फॉलो मत कीजिए हमको, है ना। आप हमको क्यों फॉलो कीजिएगा भाई साहब, आप तो अपने दोस्तों को फॉलो कीजिएगा, है तो उसको फॉलो कीजिए आराम से, जब हम आपको कुछ कुछ कंटेंट वहां देंगे तो बोलेंगे। अभी के लिए आपको बोलेंगे कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्यों साहब, क्योंकि टेलीग्राम पर इसका नोट्स आपको मिलेगा, है ना। टेलीग्राम पर आपको बहुत सारा चीज क्विज कराने वाला आगे जाके है। हम सोच रहे हैं थोड़ा सा, है ना, हमारा एक टीम है, उस टीम जो सोच रहा है कि आपके लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, पैसा वैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट कराया जाए। जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर से रिलेटेड 15 सवाल या हो सके तो 30 सवाल जो है ऑब्जेक्टिव करा दिया जाए, ताकि आपको जितना ही पढ़े हो ना आपको याद हो जाए, है ना। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ताकि जब टेस्ट दे तो ताकि हमको समझ में आए कि रैंक भी उसमें डिसाइड होगा भाई कौन सा आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है ना। तो इस सब चीज पर हम लोग बहुत अच्छा से सोच रहे हैं, इसलिए अभी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात भाई साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता है, इस वीडियो को जो है अगर आपको समझ में आता है, मजा आता है, तो प्लीज अपने ग्रुप में या अपने दोस्तों से जरूर इसको शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को हेल्प हो सके। क्योंकि हमको मेरा उद्देश्य है कि हर कोई जो है पूरे भारत के लोग इस आयुर्वेदा को बहुत आसान भाषा में समझे, ताकि इसको पे अच्छा से पढ़ सके और पढ़ने के बाद इस पर रिसर्च कर सके, ताकि हमारा आयुर्वेदा भी जो है बहुत आगे जा सके। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में कुछ बेहतर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।